स्वतंत्रता, लिबर्टी। भूमिका, सामाजिक राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में स्वतंत्रता का भी स्थान है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास एवं समाज की सम्यक प्रगति हेतु स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। समानता जहाँ समाजवादी विचारधारा का केंद्रीय तत्व है, वहीं उदारवादी विचारधारा स्वतंत्रता पर जोर देती है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मानव प्रारंभ से ही संघर्ष करता रहा है, परंतु आधुनिक प्रसंग में स्वतंत्रता शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है उसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 की देन कहा जा सकता है। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश प्रेषित किया था। यह स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व और मूलभूत सामाजिक मान्यता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा बुलंद किया गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता की भावना ने लोकतंत्र और समानता की भावना को भी सुदृढ़ किया है। स्वतंत्रता की भावना ने लोकतंत्र और समानता की भावना को भी सुदृढ़ किया है। स्वतंत्रता के तत्व, यह एक अधिकार मूलक आह्वान करने वाला शब्द है। यह विवेकशील व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। अनुचित प्रतिबंधों की समाप्ति हो, इसमें सत्ताधारियों की स्वेच्छाचारिता से मुक्ति का भाव शामिल है, पर मनमानी करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। जैसे काम के समय किसी को ऑफिस छोड़ने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न हो। स्वतंत्रता का उपयोग कर सकने का वास्तविक अवसर उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इस संबंध में व्यक्तियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने का उपकरण होना चाहिए। प्रायः यह दायित्व राज्य या समाज पर होता है। स्वतंत्रता का आह्वान शोषण और प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में आम जनता को जागृत करने में किया जाता रहा है, पर कभी-कभी इसका इस्तेमाल निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए भी किया जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुई है। लिबर का अर्थ है मुक्ति अर्थात बंधनों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। इस अर्थ में स्वतंत्रता का आशय मनुष्य की इच्छा और कार्य पर किसी भी प्रकार के बंधनों का न होना माना जाएगा। हॉब्स, रूसो आदि विद्वानों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर में मानव को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त थी। उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। महान दार्शनिक रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह बंधनों में रहता है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। व्यक्तिवादी विचारकों ने भी स्वतंत्रता को राजकीय बंधनों से अलग रखने का विचार दिया है। उनकी दृष्टि में व्यक्ति अपनी भलाई के संबंध में अपने आप विचार कर सकता है। उन लोगों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई नेसेसरी एवल स्वीकारा। उनकी राय में राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। परंतु स्वतंत्रता का उपरोक्त अर्थ गलत और भ्रामक है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव या तथा रुकावट नहीं है। बंधनों के पूर्ण अभाव की अवस्था को स्वतंत्रता न कहकर स्वेच्छाचारिता, लाइसेंस या अराजकता कहा जाएगा। निरंकुश या असीमित स्वतंत्रता को ही स्वेच्छाचारिता कहा जाता है। स्वेच्छाचारिता की स्थिति में मत्स्य न्याय और जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का पूर्ण अभाव नहीं होता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने अधिकार का प्रयोग करते समय दूसरे लोगों के अधिकारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। स्वतंत्रता की परिभाषाएं, हर्बर्ट स्पेंसर, प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसे वह करने की इच्छा करता है, यदि वह किसी दूसरे मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो। लास्की, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखने की उत्सुकता है जिसमें लोगों को अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप के विकास का अवसर मिलता हो। ग्रीन, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और बंधनों के उपयोग करने की शक्ति है जो करनी और उपभोग है। मैकेजी, स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कहते, अपितु अनुपयुक्त प्रतिबंधों के स्थान पर उपयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना को कहते हैं। स्वतंत्रता का नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलू, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। नंबर 1 नकारात्मक स्वतंत्रता और नंबर 2 सकारात्मक स्वतंत्रता। उदारवाद के प्रारंभिक विचारक
स्वतंत्रता को नकारात्मक मानते थे। वे इसे बंधनों के अभाव के रूप में देखते थे। वे इसे बंधनों के अभाव के रूप में देखते थे। 18वीं सदी के बाद उदारवादियों ने स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा का विकास किया। स्वतंत्रता के इन दोनों पहलुओं की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती। नंबर 1, नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी प्रारंभिक या शास्त्रीय उदारवादियों के सिद्धांत और व्यवहार से स्वतंत्रता की जिस धारणा का जन्म हुआ उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया। लॉक, एडम स्मिथ, पेन, स्पेंसर और मिल जैसे शास्त्रीय उदारवादियों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष पर ही बल दिया। ये विचारक स्वतंत्रता का अर्थ लिबर्टी के मूल शब्द लिबर से ग्रहण करते हैं। लिबर का अर्थ है बंधनों का न होना, अर्थात बंधनों का अभाव। यहाँ बंधनों के अभाव का आशय है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किससे? फ्रीडम फ्रॉम, न कि स्वतंत्रता किसके लिए? फ्रीडम टू। ये बंधन आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक सभी माने गए। राजनीतिक स्तर पर इसका अर्थ था राज्य की मनमानी शक्ति पर बंधन। समाज के आर्थिक और सामाजिक कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप तथा न्यूनतम राज्य का विचार। आर्थिक स्तर पर स्वतंत्रता का अर्थ था अबंध नीति, लेसेस फियरे, अर्थात व्यक्ति को आर्थिक मामलों में स्वतंत्र छोड़ देना व कोई हस्तक्षेप नहीं करना। जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। विधानमंडल या कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह मनुष्य की इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता कानून का मौन है। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में अबंध नीति, लेसेस फियरे यानी हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इनके अनुसार राज्य को आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में एडम स्मिथ उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम और पूंजी पर सरकार के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य केवल 3 कार्य करे। नंबर 1, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखे और नंबर 2, बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा करे। नंबर 3, आर्थिक समझौतों को लागू करे। अन्य सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्णतया स्वतंत्र छोड़ दे। बर्लिन बर्लिन इसे जोर जबरदस्ती का अभाव मानते हैं। यहाँ बाधाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक सभी प्रकार की मानी गई हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। नकारात्मक स्वतंत्रता की निम्नलिखित विशेषताएं। स्वतंत्रता राज्य या समाज द्वारा आरोपित प्रतिबंधों का अभाव है। राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में स्वाभाविक विरोध है। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। जीवन, संपत्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम है। नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रताएं व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वाभाविक प्रणाली है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अधिकतम आर्थिक स्वतंत्रता स्वतः उपलब्ध हो जाती है। आर्थिक असमानता स्वतंत्रता की एक आवश्यक शर्त है तथा उसका एक आवश्यक परिणाम है। स्वतंत्रता पर जी.एस. मिल के विचार। मिल ने अपने प्रसिद्ध लेख ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी महत्वपूर्ण मत प्रकट किए। उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, प्रचलित विचारों, रीति रिवाजों एवं परंपराओं का हस्तक्षेप भी अनुचित है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से अपना सुख ढूंढने का अवसर है, जितनी देर वह दूसरों के इसी तरह से सुख ढूंढने में बाधा नहीं डालता। वस्तुतः मिल स्वतंत्रता की अवधारणा को व्यक्ति के आत्म विकास के लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिकोण से व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। मिल का विश्वास था कि सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु स्वतंत्रता का आशय स्वेच्छाचार या स्वच्छंदता से नहीं है। मिल व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत कार्य, वे कार्य जिनका प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े। नंबर 2, सामाजिक कार्य, वे कार्य जिनका केवल कर्ता पर ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों, समाज व दूसरे समुदायों पर पड़े। मिल का कहना है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य की ओर से व्यक्तिगत कार्यों में कोई बाधा या रोकथाम नहीं होनी चाहिए। मिल पुरुष और स्त्रियों की व्यक्तिगत उन्नति चाहते हैं क्योंकि उनके अनुसार सभी आदर्श और विवेकपूर्ण वस्तुएं व्यक्तियों से ही आती हैं और व्यक्तियों से ही आनी चाहिए। मिल के अनुसार स्वतंत्रता के बिना आत्म विकास संभव नहीं है। जी.एस. मिल के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर और मस्तिष्क का पूर्ण स्वामी। व्यक्ति के विकास के लिए ऐसी स्वतंत्रता एक अनिवार्य शर्त है। इसी से समाज का कल्याण भी संभव है। परंतु मनुष्य के वैसे कार्य जिनका समाज के अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है, वहां उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इस रूप में राज्य केवल सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, व्यक्तिगत मामलों में नहीं। इस प्रकार बिना किसी दूसरे व्यक्ति को हानि
पहुँचाए, अपने विकास के लिए प्रयत्न करने का नाम ही स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिनिधि सरकार, कानून के शासन, राजनीतिक अधिकारों, शक्ति के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि पर अधिक बल दिया गया। समालोचना। प्रोफेसर बार्कर मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का मसीहा है। प्रॉफिट ऑफ एम्पटी लिबर्टी एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। मिल ने जिस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है वह प्रधानता नकारात्मक है, अतः खोखली है। पुनः मिल ने जिस व्यक्ति का चरित्र किया है, जिस व्यक्ति का चित्रण किया है, वह वास्तविक जगत का अमूर्त व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति केवल एक अमूर्त परिकल्पना है, क्योंकि वास्तविक जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके कार्यों का प्रभाव समाज पर न पड़े। अधूरा व एकांगी। स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं है, बंधन का अभाव स्वेच्छाचारिता की ओर ले जा सकता है। मिल द्वारा मनुष्य के व्यक्तिपरक एवं समाजपरक कार्यों के बीच खींची गई रेखा अव्यावहारिक है। नकारात्मक स्वतंत्रता मानव की परिकल्पना एकाकी व्यक्ति के रूप में करती है और उसे सामाजिक संबंधों से जुड़ा नहीं मानती। स्वतंत्रता की यह धारणा व्यक्ति के विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता को पर्याप्त मानता है, पर इसे सही नहीं माना जा सकता। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता समान नहीं है। यह दृष्टिकोण इस बात पर पर्याप्त ध्यान देता है कि गरीबी अथवा भूमि, पूंजी व राजनीतिक शक्ति के अभाव में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। इसके आलोचकों इसके आलोचकों का कथन है कि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यावसायिक पूंजीवादी समाज का वैचारिक प्रतिरूप है। राज्य के खिलाफ नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों की मान्यता तत्कालीन निरंकुश राज्य व्यवस्था के संदर्भ में प्रासंगिक थी, लेकिन आज नकारात्मक स्वतंत्रता का वास्तविक अंग मान लेने से विश्व भर में केवल प्रभावी वर्ग के एक छोटे समूह मात्र को फायदा हो सकता है। वर्तमान समय में राज्य की कल्याणकारी भूमिका को देखते हुए उनकी भूमिका को पूरे तौर पर सीमित करना तार्किक नहीं होगा। नंबर 2, सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी। प्रमुख विचारक टी.एच. ग्रीन, लॉस्की, बोसांके, मैकफर्सन, रॉल्स आदि इसके समर्थक हैं। व्यक्तिवाद पर आधारित पूंजीवाद की बुराइयों के विरोध स्वरूप एवं समाजवाद के दबाव में इस सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास हुआ है। यह अवधारणा स्वतंत्रता को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, अधिकार, समानता और न्याय के साथ जोड़ती है। इसमें स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप की खामियों से उबरने का प्रयास दिखता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित कार्यों को करने की छूट दे दी जाए तो स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई भेद नहीं होगा। वास्तविक स्वतंत्रता सकारात्मक होती है, जिसका अर्थ वांछनीय, डिजायरेबल कार्यों को करने की सुविधा। यही कारण है कि ग्रीन और लास्की स्वतंत्रता का अभिप्राय बंधनों का अभाव नहीं मानते, बल्कि शुभ-अवसरों का होना मानते हैं। स्पष्ट है कि सकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों के पूर्ण अभाव के बजाय समुचित प्रतिबंध की बात करता है, साथ ही मनुष्यों के संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता किसके लिए, फ्रीडम टू, अर्थात उन सभी परिस्थितियों की उपस्थिति जो व्यक्ति के स्वतंत्र एवं संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है तथा जिन्हें सुरक्षित रखना राज्य का कर्तव्य है। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता यत्नपूर्वक एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को अपने सर्वोत्तम विकास का सुअवसर प्राप्त हो सके। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के इस अवधारणा में अवसरों की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ भी अपॉर्चुनिटी भी सम्मिलित है। थॉमस हिल ग्रीन, इन्होंने विधिवत रूप से सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम ही नहीं लेता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है उन कार्यों को करने या उन सुखों को भोगने का अधिकार जो वास्तव में भोगने योग्य हो। ग्रीन के अनुसार राज्य को एक तटस्थ पर्यवेक्षक, न्यूट्रल ऑब्जर्वर न कहकर एक सक्रिय नियामक या संरक्षक, एक्टिव रेगुलेटर होना चाहिए। राज्य द्वारा उत्पन्न
अनुकूल परिस्थितियों में ही व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए वे राज्य को एक नैतिक संस्था बतलाते हैं और कहते हैं कि राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कोई स्वाभाविक विरोध नहीं है। स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास होता है और यदि राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति में हेतु श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के संबंध में नियमों की व्यवस्था करता है, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती वरन उसमें वृद्धि ही होती है। आधुनिक समय में राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में सर्वाधिक प्रमुख रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ही मान्य है और यह धारणा सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार पर आधारित है। संक्षेप में सकारात्मक स्वतंत्रता उन परिस्थितियों को कह सकते हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति की सर्वोत्तम योजनाओं का विकास संभव हो जाए। इस रूप में स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनिश्चित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना ही स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की समालोचना। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में स्वतंत्रता के स्रोत की चर्चा पर ध्यान रखा जाता है, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में स्वतंत्रता के क्षेत्र को केवल महत्व दिया जाता है। मार्क्सवादियों ने स्वतंत्रता की रचनात्मक अवधारणा का प्रयोग नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना तथा स्वतंत्रता की अपनी विशिष्ट धारणा विकास करने के लिए किया। सकारात्मक स्वतंत्रता स्वतंत्रता में व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित करने पर जोर है और इसमें आने वाली बाधाओं को हटाने पर जोर है। पर इस बात पर मतभेद हो सकता है कि किन क्षमताओं का विकास होना चाहिए और कैसे विकास होना चाहिए। कई बार इसके निर्धारण का दायित्व राज्य पर दे दिया जाता है। पर ऐसी स्थिति में यह आरोप लगाया जा सकता है कि इससे तानाशाही और अधिनायकवाद कायम हो सकता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि व्यक्ति को स्वतंत्र रहना है तो उसे राज्य के अनुकूल बनाना होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य किस सीमा तक व्यक्ति पर अंकुश लगाए ताकि दूसरों की स्वतंत्रता बाधित न हो। दबावों के न होने और अवसरों की उपलब्धता व उनकी क्षमता के आधार पर स्वतंत्रता कई प्रकार की हो सकती है। लॉस्की का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रताओं से है। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार। नंबर 1, प्राकृतिक स्वतंत्रता। साधारण बोलचाल की भाषा में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है मनमानी करना, किसी प्रकार के नियंत्रण का न होना आदि से है, परंतु वर्तमान सभ्य समाज में यह संभव नहीं है। दूसरे संदर्भ में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्य की उत्पत्ति से पहले वाली प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर की स्वतंत्रता से है, जिसका वर्णन हॉब्स, लॉक और रूसो ने अपने दर्शन में किया है। रूसो ने कहा है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन सभी जगह वह बंधनों में बंध जाता है। उसके विचार में वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग तो मानव प्राकृतिक अवस्था से ही करता रहा है। बाद में समाज के अंतर्गत उसकी स्वतंत्रता सीमित हो गई और उस पर अनेक प्रकार के बंधन लगा दिए गए। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा एक कोरी कल्पना है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार राज्य या समाज के निर्माण के पूर्व स्वतंत्रता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्राकृतिक स्वतंत्रता अराजकता का द्योतक है। उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा ने आधुनिक राज्यों के अधिकारों को निरंकुश होने से बचाया है और इस मान्यता को महत्व दिया है कि स्वतंत्रता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। व्यक्तिगत या नागरिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता मानव क्रियाकलापों के एक ऐसे क्षेत्र का उल्लेख करती है जिसमें राज्य या अन्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक समूहों के दबाव के बगैर व्यक्तियों को विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, जैसे विचार व आस्था की आज़ादी। राजनीतिक स्वतंत्रता, इसका अर्थ है राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी का अधिकार। आधुनिक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक स्वतंत्रता पर विशेष जोर होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के उदाहरण हैं मत देने की आज़ादी, चुनाव में भाग लेने की आज़ादी, राजनीतिक दलों के निर्माण का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का आशय आर्थिक सुरक्षा से है। व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार काम पाने का अधिकार मिलना चाहिए। नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने और उसके उचित खर्च करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता, इससे व्यक्ति के लिंग, धर्म और या क्षेत्र बाधक नहीं होंगे। नैतिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता। विवेकपूर्ण होने का अर्थ है स्वार्थहीन होना और अन्य के हितों को ध्यान में रखना। कई ही कांट, हीगेल, ग्रीन, बोसांके इसके प्रबल समर्थक हैं। ग्रीन, हेगल आदि का विचार है कि यदि नैतिक स्वतंत्रता नहीं है तो अन्य स्वतंत्रताएं व्यर्थ हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है अन्य राज्यों के हस्तक्षेप के बिना राष्ट्र को अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों के निर्धारण का अधिकार। वर्तमान काल में राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद भी एशिया और अफ्रीका के अनेक भूतपूर्व उपनिवेश अब अन्य ताकतों के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व में हैं। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा, मार्क्सवादियों ने स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा की आलोचना करते हुए अपनी विशिष्ट अवधारणा प्रस्तुत की है। सकारात्मक उदारवादियों से मार्क्सवादियों की भिन्नता स्वतंत्रता की वास्तविकरण
वास्तविकीकरण की प्रक्रिया को लेकर है। उदारवादियों के कल्याणकारी उपायों को मार्क्सवादी पर्याप्त नहीं मानते। मार्क्सवादी इस बात पर दृढ़ हैं कि रचनात्मक स्वतंत्रता तभी संभव होगी जब समाजवादी समाज की जब समाजवादी समाज की अवस्था में संपत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा और वर्ग असमानता नहीं होगी। मार्क्सवादियों की धारणा यह है कि केवल साम्यवादी समाज ही सही रूप से वास्तविक स्वतंत्रता की स्थापना कर सकता है, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि उत्पादन के अलग-अलग तरीकों के अंतर्गत विभिन्न मात्रा एवं सीमा तक विकल्प की स्वतंत्रता उपलब्ध हो सकती है। मार्क्स का कथन है कि पहले के उत्पादन के तरीकों की अपेक्षा पूंजीवाद में मजदूरों को ज़्यादा आज़ादी मिलती है, पर वास्तविक स्वतंत्रता साम्यवाद में ही संभव है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी संकल्पना के मुख्य बिंदु। नंबर 1, स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत स्वतंत्रता और परतंत्रता की स्थितियां सामाजिक आर्थिक संदर्भ से जुड़ी हुई हैं। समाज से कटा हुआ, अकेला, अलग-थलग पड़ा हुआ व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। मार्क्सवादी उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थ को जोड़कर सर्वहित कॉमन इंटरेस्ट की सिद्धि की जा सकती है। इसके विपरीत सर्वहित की सिद्धि के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न व्यक्ति समाज के रूप में एकजुट होकर पूरे समाज के हित में अपने-अपने हित को देखें। केवल तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली रेशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उत्पादन के प्रमुख साधनों का पूरे समाज पर स्वामित्व होगा। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और उत्पादन की शक्तियां इतनी विकसित हो जाएंगी कि हर कोई अपनी इच्छा और आवश्यकता पूरी कर सकेगा। दूसरे शब्दों में केवल समाजवाद ही स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है। पूंजीवाद या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव नहीं है। नंबर 2, व्यवस्था से स्वतंत्रता की ओर। मार्क्सवादियों का मानना है कि संसार के सभी जीवों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसने क्रमिक विकास विकास करते हुए अपने के अपने के प्रकृति अपने को प्रकृति की दास्ता से मुक्त कर लिया है और स्वतंत्रता की स्थिति को संभव बनाया है। परंतु ये स्वतंत्रता अभी अधूरी है, क्योंकि बाह्य प्रकृति का नियंत्रण करते हुए मनुष्य अपनी आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित करना भूल गया है। मनुष्य समाज सभ्यता के आरंभ से ही उत्पादन की शक्तियों से दबा रहा है, अर्थात एक छोटा सा वर्ग उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित करके जनसाधारण का शोषण करता रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की मात्रा तो बहुत बढ़ गई है, परंतु जनसाधारण और भी पीड़ित तथा असहाय हो गए हैं। यह यह भी व्यवस्था की स्थिति है। मार्क्सवादियों का मानना है कि केवल वैज्ञानिक समाजवाद की सहायता से ही मानव इस व्यवस्था काइंड ऑफ नेसेसिटी से निकलकर स्वतंत्रता लोग किंगडम ऑफ फ्रीडम में प्रवेश कर सकता है। नंबर 3, स्वतंत्रता का मानवीय आधार। मार्क्सवादी कहते हैं कि पूंजीवाद समस्त मानवीय क्षमताओं को नष्ट करके मनुष्य को पूंजी और निजी संपत्ति के हाथ की कठपुतली बना देता है। इसके अंतर्गत कामगार के साथ-साथ पूंजीपति भी अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है, क्योंकि वह स्वयं तीव्र प्रतिस्पर्धा का शिकार होकर मानवीय गुणों से वंचित होने लगता है। स्पष्ट है कि यहाँ मार्क्सवादी स्वतंत्रता के मानवीय पक्षों को उभारने की कोशिश करते हैं और इस दृष्टि से वे पूंजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवाद इसलिए लाना चाहते हैं ताकि मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त परिस्थितियां जुटाई जा सकें। इनमें प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहभागिता पर बल दिया जाता है। संक्षेप में मार्क्सवादी स्वतंत्रता की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता की बुर्जुआ धारणा में अविश्वास। स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा को यहाँ बुर्जुआ धारणा कहा गया है। नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता। नंबर 3, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण ही स्वतंत्रता का सार है। नंबर 4, पूर्ण स्वतंत्रता राज्यविहीन समाज में ही संभव है। नंबर 5, शासन पर साम्यवादी दल का एकाधिकार स्वतंत्रता के हित में है। आलोचना। नंबर 1, मार्क्सवादियों के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता केवल आदर्श साम्यवादी समाज में ही प्राप्त की जा सकती है। इन पर आलोचकों का कहना है कि आदर्श साम्यवादी समाज एक कल्पना मात्र है। इतिहास में इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। नंबर 2, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने पर मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित देश जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ, चीन आदि देशों में राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की अवहेलना की गई। इनमें एक सत्तावाद एवं सर्वाधिकार का विकास होता है। स्वतंत्रता एवं राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्रता एवं राज्य के संबंध के विषय में दो पक्ष हैं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता और राज्य एक दूसरे के विरोधी हैं। इनके अनुसार राज्य के पास संप्रभुता है। राज्य इस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग नागरिक की स्वतंत्रता को नष्ट करने या उसे प्रतिबंधित करने में कर सकता है। मार्क्सवादियों के विचार से राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग शोषक
शोषक वर्ग के दमन के लिए करता है। इसलिए मनुष्य केवल वास्तविक रूप से राज्य की समाप्ति के पश्चात वर्ग विहीन समाज में ही स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेगा। अराजकतावादी राज्य के पूर्ण एवं तत्कालीन उन्मूलन की मांग करते हैं। अराजकतावादी राज्य के पूर्ण एवं तत्कालीन उन्मूलन की मांग करते हैं क्योंकि उनके विचार से यह संपत्ति और आर्थिक असमानता की रक्षा करता है। क्रोपाटकिन और बाकुनिन का कहना है कि राज्य एक बुराई है और जन क्रांति द्वारा उसका तुरंत विनाश कर देना चाहिए। एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक बुराई मानते हैं, परंतु वे इसे एक आवश्यक बुराई नेसेसरी इविल कहते हैं। इसका अर्थ है कि राज्य संस्था को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, पर उसका कार्यक्षेत्र जितना सीमित रहे उतना ही अच्छा है। व्यक्तिवादियों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत पर बल दिया है। अल्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। राज्य के केवल 2 कार्य हैं। नंबर 1 शांति और व्यवस्था की स्थापना तथा दूसरा विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा। हेयक एवं रॉबर्ट नजिक जैसे विद्वान भी राज्य के कानून और व्यक्ति की स्वतंत्रता में मौलिक विरोध मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता का निवास राज्य के कानून के पालन में ही है। हीगल, बोसाके आदि विद्वान इसका समर्थन करते हैं। हीगल का कहना है कि वास्तविक स्वतंत्रता राज्य के अंतर्गत ही संभव है। व्यक्ति राज्य में ही अपनी स्वतंत्रता का दर्शन कर सकता है। इस संदर्भ में हीगल शासक का नैतिकता का संरक्षक मानते हैं। हीगल के अनुसार मानव के हृदय में स्वतंत्रता की जो सर्वोत्कृष्ट कल्पना है, उसी का साकार रूप राज्य है। राज्य के बिना स्वतंत्रता की भावना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक हितों में कोई विरोध नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्रता को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह आदर्श राज्य के आदर्श कानूनों का स्वेच्छापूर्वक पालन करे। व्यक्ति उसी सीमा तक स्वतंत्रता की प्राप्त कर सकता है जिस सीमा तक वह अपने आप को राज्य और उसकी संस्थाओं में अभिव्यक्त आत्मा के साथ एक रूप कर देता है। ये इस तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के उद्देश्य को ही अपना उद्देश्य समझने में है। हीगल के अनुसार राज्य स्वतंत्रता का मूल रूप है। द स्टेट इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। इसी कारण राज्य हमारी परम श्रद्धा का पात्र है। उसका विरोध कदापि उचित नहीं। आध्यात्मिक पक्ष में राज्य विश्वात्मा की उच्चतम अभिव्यक्ति है, परंतु राज्य एवं स्वतंत्रता के बीच यह संबंध व्यावहारिक नहीं है। वर्तमान में सामान्य दृष्टिकोण यह है कि स्वतंत्रता केवल राज्य में ही संभव है, जो एक संगठित एवं व्यवस्थित समाज को सुनिश्चित करता है। चूंकि स्वतंत्रता दूसरों के हस्तक्षेप के बगैर करने योग्य कार्यों को करने की आज़ादी है, अतः स्पष्ट रूप से ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो व्यक्तियों एवं समूहों को दूसरों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोक सके। यह शक्ति राज्य द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राज्य आदर्शात्मक रूप से इस बात को निश्चित करने का प्रयास करता है कि दुर्बलता एवं निर्बलता व्यक्ति की सबलता एवं संपत्तिवान व्यक्तियों के समान ही स्वतंत्रता का आनंद ले सके। लौकिक के अनुसार लौकिक के अनुसार ऐसी स्वतंत्रता जिसका आनंद सभी प्राप्त कर सकें, स्वाभाविक रूप से ही प्रत्येक के कार्यों पर अनिवार्य प्रतिबंध लगाती है। यह राज्य का ही कार्य है कि वह जो इन प्रतिबंधों को प्रभावी बनाता है और ऐसा करके वह प्राणियों के लिए स्वतंत्रता प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।